वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथ क्लियरली। आपको जैसे चैनल का नाम स्क्रीन पर दिख रहा है लर्न मैथ क्लियरली, तो मेरे लिए क्या देखिए क्लैरिफिकेशन मस्ट है। क्यों? जैसे आप कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, कोई प्रॉब्लम उसने रीड करी, मान लीजिए अलजेब्रा के रिगार्डिंग मैथमेटिक्स में रीड करी कि इफ जी इज अ ग्रुप हैविंग नंबर ऑफ एलिमेंट दिस, और आगे आपको सॉल्व करना है प्रॉब्लम। तो मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ज़रूरी क्या है कि आपको प्रॉब्लम में क्या है ये तो समझ में आए। और लेट अस सपोज कि आपको उस प्रॉब्लम में यही नहीं पता कि ग्रुप क्या है, आपको नहीं पता कि ग्रुप क्या है, आपको अलजेब्राइक स्ट्रक्चर, बाइनरी ऑपरेशन, ये चीज़ें आपने पढ़ा था, भूल चुके हो, तो आगे की प्रॉब्लम आप प्रोसीड नहीं कर सकते और वहीं पे आप पेन में आ जाते हो। तो चीज़ें ऑनेस्टली पढ़ने के लिए आपको क्लैरिफिकेशन मस्ट है, प्रीवियस की नॉलेज मस्ट है। उसके लिए हमने यहाँ पे थोड़ी सी मेहनत करी है, वर्कआउट किया आपके लिए। क्या करा है इस चैनल पे, हमने कोशिश करी है कि आपको हर वो चीज़ प्रोवाइड करी जाए जो आप भूल चुके हो या आपकी नॉलेज में नहीं है। इसके लिए हमने जो प्लेलिस्ट का लिंक मैं बार-बार डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, वहाँ पे अलग-अलग फ़ोल्डर्स बनाए हुए हैं। मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट 3 एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा आपको थंबनेल में दिख रहा होगा। हालाँकि आप परेशान मत होइए, अदर यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, तो उनके लिए भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स एज़ इट इज़ यूज़फुल हैं। बस एलयू स्टूडेंट्स को ये बेनिफिट है कि उनको अपनी जो बुक है उनकी प्रकाशन केंद्र की, उससे चीज़ें सीक्वेंस में चलती हुई दिखेंगी, ठीक है? और अगर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव एग्ज़ामिनेशन में कोई स्टूडेंट्स जाने वाले हैं, तो उनके लिए थ्योरम्स के रिजल्ट्स और एग्ज़ाम्पल्स वो सब एज़ इट इज़ यूज़फुल हैं, ठीक है? तो यहाँ पे मैं बता रहा था क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने जो थोड़ा-सा वर्कआउट किया है, प्लेलिस्ट में आप विज़िट करेंगे। अलजेब्रा स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको वो सारी चीज़ें बताई हैं, ग्रुप क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, होमोमॉर्फिज़म क्या है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बताने की कोशिश करी है बेसिक्स में। फ़ोल्डर में आप देखेंगे, जो आपको ज़रूरी है अलजेब्रा पढ़ने के लिए। जो दूसरी सीरीज़ मेरी आई ऑटोमॉर्फिज़म की, उसमें मैंने ऑटोमॉर्फिज़म क्या होती है, इनर ऑटोमॉर्फिज्म, आउटर ऑटोमॉर्फिज्म, ये सारी चीज़ें डिस्कस करी हैं। तीसरी सीरीज़ जो अभी प्रेजेंट सीरीज़ चल रही है, वो है आपकी कॉन्जुगेट एलिमेंट्स की। इसमें कॉन्जुगेसी का रिलेशन क्या है, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, कॉन्जुगेट क्लासेज कैसे बनाते हैं, कुछ थ्योरम्स डेडिकेटेड हैं, जैसे कॉशी का थ्योरम। जस्ट प्रीवियस लेक्चर की बात करें तो वहाँ पे हमने कॉशी थ्योरम अबेलियन ग्रुप के लिए पढ़ा, और कॉशी का जनरल जो थ्योरम है उसका स्टेटमेंट प्रूफ करा। उसका स्टेटमेंट हमने देखा, और उस स्टेटमेंट के प्रूफ के रिगार्डिंग हमने एक नया मेथड, कोई भी प्रूफ करने के लिए मैथमेटिकल इंडक्शन हमने सीखा, जो 12th स्टैंडर्ड का मैथमेटिकल इंडक्शन होता है, और उसका न्यू फॉर्मेट जो यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे उसको सीखा। तो ये सारी चीज़ें आपको प्लेलिस्ट में अलग अलग फोल्डर में मिल जाएंगी। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि जब मैं एक बार स्टार्ट कर देता हूँ सीरीज, जैसे मैं कॉन्जुगेट एलिमेंट पढ़ा रहा हूँ, इसके बीच में अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देनी होती है जो आप भूल चुके हो या जो प्रूफ के लिए ज़रूरी है, तो वो मैं आपको नॉलेज कैप्सूल अलग से एक फ़ोल्डर बना के देता हूँ। नॉलेज कैप्सूल 1 आपका ऑटोमॉर्फिज़्म की सीरीज़ में मैंने इंसर्ट करा एक। नॉलेज कैप्सूल 2 आपका एक इक्विवेलेंस रिलेशन मुझे बताना था, तो वो मैंने कॉन्जुगेट एलिमेंट में इंसर्ट करा है। ऐसे बीच-बीच में मैं नॉलेज कैप्सूल्स देता हूँ, जिसमें वो सारी चीज़ें होती हैं जो आप भूल चुके हो या आपके लिए ज़रूरी है इस स्टेप पे जानना। तो मस्ट है क्लैरिफिकेशन। किसी सिंपल से सिंपल प्रॉब्लम के लिए अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन होती है, आप प्लेलिस्ट में जाइए, बेसिक्स नॉलेज कैप्सूल विजिट करिए। देन आफ्टर प्रॉब्लम अगर कंटिन्यू है आपके साथ, तो आप कमेंट करेंगे, उस सिंगल टॉपिक पे अलग से वीडियो बनेगा, ठीक है? तो ज़रा बात कर लेते हैं अभी तक हमने क्या पढ़ा और आज के लेक्चर में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो हम लोगों ने, आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कॉशी थ्योरम। अभी तक हम लोगों ने जो बातें कर ली थी, कॉशी थ्योरम के स्टेटमेंट की बात कर ली थी। अबेलियन कॉशी थ्योरम अबेलियन ग्रुप्स के लिए हमने पढ़ा, और कॉशी थ्योरम जनरल ग्रुप्स के लिए। जो स्टेटमेंट था वो ये था आपका कि अगर पी कोई प्राइम नंबर है और जी आपका कोई फाइनाइट ग्रुप है, अगर कोई प्राइम पी आपका एक फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो कॉशी ने बताया कि पक्की बात है कि वहाँ पे एक एलिमेंट, देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए इन जी, एक एलिमेंट जी में एग्जिस्ट करेगा सच दैट कि उसका ऑर्डर आपका क्या होगा, पी होगा, वही प्राइम पी होगा जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है। ये स्टेटमेंट था। हम लोग इसको मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करने वाले थे। जस्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने यहाँ तक बातें कर ली थी कि कॉशी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, और हमने वहाँ पे ये भी आपको बता दिया था कि इसको हम लोग जो कई तरीक़ों से प्रूव करते हैं मैथमेटिकल चीज़ों की, तो यहाँ पे मैथमेटिकल इंडक्शन जो मेथड है प्रूव करने का, उसको हम लोग फॉलो करेंगे, इंडक्शन को फॉलो करेंगे। और इंडक्शन आपको 11th-12th लेवल पे इंट्रोड्यूस करा जाता है, जो उसका फॉर्मेट वहाँ पे होता है। मैथमेटिकल इंडक्शन में 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप जहाँ पे आप स्टेटमेंट में 1 रख के चीज़ें चेक करते हो, दूसरा स्टेप जहाँ पे अजम्पशन करते हो आप के लिए, तीसरा स्टेप जहाँ k+1 के लिए चीज़ें प्रूफ करते हो। तो उसका वो फॉर्मेट मैंने आपके साथ डिस्कस करा, और फिर
आप जो यहाँ पे हायर मैथमेटिक्स में आप यूजी लेवल पे, पीजी लेवल पे जो इंडक्शन का फॉर्मेट यूज करोगे, जो यहाँ पे हम फॉर्मेट यूज करेंगे, उसके बारे में भी मैंने आपको बताया कि स्टेप 1 में सबसे पहले आप आपका अपना मैथमेटिकल स्टेटमेंट फॉर्म करोगे, जिसके ट्रुथ के लिए आप स्ट्रगल कर रहे हो, जो प्रूफ करने वाले हो। और फिर स्टेप 1 में आप प्रूफ करोगे कि जो आपका n है उसके 1 के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, अपने मैथमेटिकल नॉलेज के बिहाफ पे चेक करोगे। और दूसरे स्टेप में हम मानेंगे, जैसे यहाँ पे अपना ग्रुप के रिगार्डिंग बातें हो रही थी, तो हम प्रूफ करेंगे कि कॉशी का पहले दूसरे स्टेप में अजम्पशन में हम इंडक्शन में क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि उन सारे ग्रुप्स जी डैश, ऐसे सारे ग्रुप्स जो जी डैश हैं, उनके लिए ये थ्योरम ट्रू है जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से छोटा है। ये जी वो है जिसके बारे में हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, और ये जी डैश उन सारे ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, उन सारे ग्रुप का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनको रिप्रेजेंट कर रहा है जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से, जो कंसीडर्ड ग्रुप है, उस कंसीडर्ड ग्रुप के ऑर्डर से छोटे ग्रुप ऑर्डर वाले जितने भी ग्रुप हैं उनके लिए थ्योरम ट्रू है, कॉशी की थ्योरम ट्रू है, ये हम मान के चल रहे हैं इंडक्शन में। और तीसरे स्टेप में हम प्रूफ करेंगे कि ऑर्डर ऑफ जी के लिए भी आपकी थ्योरम ट्रू है। अगर ऐसा कर पा गए हम, तो मैथमेटिकल इंडक्शन से हम कह सकते हैं कि हमारा जो कॉशी थ्योरम है ये ट्रू है। तो जरा देखते हैं प्रूफ कैसे करना है। यहाँ पे प्रूफ है, देखिए, वी विल प्रूव द थ्योरम बाय मेथड ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन से हम इसको प्रूफ करेंगे। स्टेटमेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और जिस पीडीएफ से मैं चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ, अगर वो आपको चाहिए तो आप कमेंट में लिखेंगे, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। तो इंडक्शन से हम इसको प्रूफ करेंगे। इंडक्शन के बारे में काफ़ी बातें हो चुकी। स्टेप 1 पे आते हैं। स्टेप 1 आपका क्या होता है, वेरिफिकेशन स्टेप होता है, जहाँ पे हम 1 के लिए चीज़ें चेक करते हैं, 1 के लिए चीज़ें चेक करते हैं। तो ग्रुप के ऑर्डर के रिगार्डिंग सारी प्रॉब्लम है, इसी को हम डिस्कस कर रहे हैं कि आपका कोई पी प्राइम नंबर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे, तो वहाँ पे पी ऑर्डर का एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, इसी को प्रूफ करना है। तो ग्रुप के ऑर्डर, जैसे जो पी एन मैथमेटिकल स्टेटमेंट में होता है ना, पी एन सच दैट, मैंने ये वाला एग्जाम्पल लिया था, 3 डिवाइड्स 3 रेज़ टू पावर n, तो n के लिए n को 1 रखा था। n के रिगार्डिंग बातें हो रही थी। यहाँ पे वो चीज़ क्या है जिसको मूव करेंगे बार बार, यहाँ वो चीज़ है ऑर्डर ऑफ ग्रुप। ऑर्डर ऑफ ग्रुप को हम एक बार 1 रखेंगे, फिर अजम्पशन करेंगे कि ऑर्डर ऑफ ग्रुप से छोटे ऑर्डर वाले सारे ग्रुप्स ट्रू हैं। ठीक, तो ऑर्डर ऑफ ग्रुप को ही मूव कराना है। यहाँ पे जो n मूव होता है वो ऑर्डर ऑफ ग्रुप है आपका। तो स्टेप 1 में जो हमको वेरिफिकेशन करना है, ये करना है कि अगर ऑर्डर ऑफ ग्रुप 1 हो जाए, अगर वो फाइनाइट ग्रुप जिसको आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कॉशी थ्योरम के लिए, उसका ऑर्डर 1 हो जाए, तो क्या कॉशी थ्योरम ट्रू है? कॉशी थ्योरम क्या कहती है कि आपका पी कोई प्राइम नंबर एक फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे, तो उस प्राइम नंबर के ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू पी, उस प्राइम नंबर के ऑर्डर का एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा ग्रुप में। तो स्टेप 1 में जरा हम चेक करते हैं कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 1 हो जाए। अब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो खुद सोचेंगे कि ग्रुप का ऑर्डर 1 हो गया, इसका मतलब ग्रुप कैसा है। आपको अलजेब्राइक स्पिरिट अगर है तो आपको पता होना चाहिए कि अगर ग्रुप का ऑर्डर 1 हो गया, तो उस ग्रुप में नॉन एम्प्टी सेट जो आपका है, अच्छा, ये मैं आपसे फिर से बता दूं, हर वीडियो में बताता हूँ कि अगर जी जा ग्रुप बोला जा रहा है, ऑपरेशन नहीं दिया जा रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन होता है। ये ऑथर्स का अपना कस्टम है कि मैथमेटिकल कहीं भी आप अलजेब्रा पढ़ेंगे, अगर ऑपरेशन नहीं दिया है तो वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ही मानते हैं, वो मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप ही मान के चलते हैं। तो अगर आपका ग्रुप का ऑर्डर 1 हमें लेना है, तो उस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर में उस ग्रुप में नॉन एम्प्टी सेट क्या होगा आपका, सिर्फ और सिर्फ ये होगा, आइडेंटिटी एलिमेंट कंटेन करेगा। आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ कंटेन करेगा, क्योंकि आइडेंटिटी मस्ट है, बिना उसके ग्रुप नहीं होगा, और एक से ज़्यादा एलिमेंट आप रख नहीं सकते, खुद ही कह रहे हो कि ऑर्डर ऑफ G1 लेना है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे होगा। आप जरा चेक करते हैं कॉशी थ्योरम क्या इसके लिए ट्रू है, इसके लिए क्या कॉशी थ्योरम ट्रू है। कॉशी थ्योरम कहती थी पहले वो पी ढूंढो, आप पहले वो प्राइम नंबर ढूंढो जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे, फिर उस ऑर्डर का आप चेक करो एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं। तो भैया ऑर्डर ऑफ जी आपका 1 है, यहाँ आइडेंटिटी के लिए ऑर्डर ऑफ जी आपका 1 है, तो 1 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर ढूंढिए आप, 1 को डिवाइड करने वाला प्राइम नंबर ढूंढिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1 को 1 ही डिवाइड करेगा, यानी आपका पी जो है वो 1 आ गया। अभी हम इन्वेस्टिगेट करना है कॉशी थ्योरम के रिगार्डिंग कि क्या 1 ऑर्डर का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है अपने यहाँ पे, इस वाले ग्रुप में 1 ऑर्डर का कोई एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। कोई की बात ही ना करिए, एक ही एलिमेंट है आइडेंटिटी, और उसका ऑर्डर 1 ही होता है, आइडेंटिटी का ऑर्डर 1 ही होता है। इसका मतलब स्टेप 1 जो आपका वेरिफिकेशन स्टेप था वो आपने पार कर लिया। ग्रुप का ऑर्डर जब आपने 1 लिया इंडक्शन में, तो चीज़ें ट्रू आ गई, इसका मतलब कॉशी थ्योरम अप्लीकेबल है 1 के लिए। देखिए मैंने लिखा क्या है, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 1 देन द ओनली
पी, ओनली प्राइम पी व्हिच डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी इज 1, केवल पी जो है उसके रोल में 1 आ सकता है, दैट इज पी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी सच दैट कि आपका वो प्राइम नंबर 1 ही आएगा। ऑल्सो वी नो दैट देयर एग्जिस्ट आइडेंटिटी एलिमेंट इन जी, आइडेंटिटी तो एग्जिस्ट करेगा, अकेला वही एग्जिस्ट ही करेगा, आपने देखा, और उसका ऑर्डर 1 होता है। इसका मतलब क्या हुआ, हेंस द थ्योरम इज ट्रू, हेंस द थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 1, ऑर्डर ऑफ जी को 1 आपने माना तो थ्योरम आपकी ट्रू हो गई। अभी इंडक्शन का दूसरा स्टेप क्या होता है, जो यहाँ पे फॉर्मेट हम यूज कर रहे हैं इंडक्शन का, उसके दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है, दूसरे स्टेप में लेट्स सपोज दैट थ्योरम, कॉशी थ्योरम इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल दोज ग्रुप्स, कॉशी थ्योरम उन सारे ग्रुप्स के लिए ट्रू है। अब उन ढेर सारे ग्रुप्स का रिप्रेजेंटेटिव कौन बनेगा, ये जी डैश, ये जी डैश उन ढेर सारे ग्रुप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, सच दैट कि उन सारे ग्रुप्स का ऑर्डर इस ग्रुप के ऑर्डर से, जिसके बारे में आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हो कॉशी थ्योरम, ऑर्डर ऑफ जी, उसके ऑर्डर से छोटे ऑर्डर वाले ये जी डैश जितने भी ग्रुप्स हैं उनके लिए कॉशी थ्योरम ट्रू है, ये आप मान के चल रहे हो। इंडक्शन में माना जाता है ना दूसरे स्टेप में, तो आप मान के चल रहे हो। इसका मतलब आप क्या कह रहे हो कि अगर कोई भी ग्रुप आपका जी डैश है सच दैट कि उसका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से छोटा है, और इस जी डैश को कोई प्राइम डिवाइड कर जाए, इस जी डैश को कोई प्राइम डिवाइड कर जाए, तो आप कह रहे हो कि कॉशी थ्योरम ट्रू है, मतलब कि प्राइम के ऑर्डर पी ऑर्डर का एलिमेंट इस जी डैश के पास एग्जिस्ट कर रहा है। और जी डैश की खासियत क्या है कि ये आपके ग्रुप जी, जिसके बारे में आप बातचीत कर रहे हो कॉशी थ्योरम की, उस ग्रुप के ऑर्डर से छोटा है। ये बातें आप अजम्पशन में लेके चल रहे हो स्टेप 2 में, ठीक है। अब जरा स्टेप 3 जो फाइनल स्टेप होता है इंडक्शन का, उस पर आते हैं। इसमें आपको क्या करना है, नाउ वी हैव टू शो दैट थ्योरम इज ऑल्सो ट्रू फॉर ऑर्डर ऑफ जी, थ्योरम ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू आपने 1 लिया, उसके लिए ट्रू थी, चेक करा। अब उन सारे ग्रुप्स के लिए थ्योरम ट्रू है जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से छोटा है। अभी हम प्रूफ करेंगे कि ग्रुप के ऑर्डर से छोटे के लिए ट्रू हो गया, 1 के लिए ट्रू हो गया, तो ऑर्डर ऑफ जी के लिए भी थ्योरम ट्रू है। देखते हैं कैसे इसको हम लोग करेंगे, देखते हैं हम लोग कैसे इसको प्रूफ करेंगे। इसमें अलग अलग केसेज बनेंगे, कैसे देखिए। फॉर दिस लेट अस सपोज फॉलोइंग 2 पॉसिबल केसेज फॉर जी, जी के लिए 2 पॉसिबल केस हो सकते हैं, क्या क्या, अभी जी के लिए प्रूफ करना है। जी के लिए 2 पॉसिबल केस हो सकते हैं, इफ देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप एच नॉट इक्वल टू जी, मतलब कि एक प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट करे, नॉट इक्वल टू जी का एच नॉट इक्वल टू जी का मतलब ये हो गया कि आपका ये जी कोई ग्रुप है, इसके पास ऐसा सब ग्रुप एच कोई एग्जिस्ट करे जो इम्प्रॉपर नहीं है। इम्प्रॉपर का मतलब वो हर ग्रुप खुद का सब ग्रुप होता है, रिजल्ट आपको पता है ना इम्प्रॉपर के रिगार्डिंग, ये जो आइडेंटिटी वाला एक ग्रुप होता है और ये जो खुद ग्रुप वही हो जाए, ये दोनों इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स कहलाते हैं किसी ग्रुप के। इम्प्रॉपर प्रॉपर नहीं पता तो मैंने प्रीवियस में बताया हुआ है, उसको आप देखेंगे। तो 2 केसेज में पहला केस हम क्या मान रहे हैं कि आपके पास जी कोई ग्रुप जो है उसका एक सब ग्रुप एच ऐसा एग्जिस्ट करे, एक सब ग्रुप ऐसा एग्जिस्ट करे जो प्रॉपर है, मतलब कि वो आइडेंटिटी भी नहीं है और जी भी नहीं है। ये जरा हम देखते हैं। इफ देयर एग्जिस्ट अ सब ग्रुप एच नॉट इक्वल टू जी सच दैट कि उस सब ग्रुप के ऑर्डर को कोई प्राइम डिवाइड करे, देन उस सब ग्रुप के ऑर्डर को कोई प्राइम डिवाइड करे, तो पक्की बात है सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से छोटा होगा। अब बात समझ में आई, देखिए आपने ग्रुप लिया और एक सब ग्रुप उसका माना। केस 1 में आप कह रहे हैं आपके पास जो ग्रुप है जी, आपके पास जो ग्रुप जी है जिसके बारे में इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, अगर उसके पास एक सब ग्रुप एच हो तो 2 बातें हो सकती हैं। 2 बातें क्या हो सकती हैं कि उसके पास एक सब ग्रुप ऐसा हो कि जो ग्रुप से छोटा है, या एक सब ग्रुप ऐसा हो जो ग्रुप के बराबर, या तो इम्प्रॉपर या तो प्रॉपर। तो पहले केस में मान रहे हो उसके पास एक ऐसा सब ग्रुप है जो ग्रुप से छोटा है, प्रॉपर है, तो इसका मतलब पक्की बात हो गई कि सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से छोटा होने जा रहा है, सब ग्रुप का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से छोटा होने जा रहा है। और आपने अभी अभी अजम्पशन में क्या माना कि उन सारे जी डैश के लिए, उन सारे जी डैश के लिए ये थ्योरम ट्रू है जिनका ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से छोटा है, ठीक। तो अगर अब इस सब ग्रुप के ऑर्डर को कोई प्राइम डिवाइड करे, तो सब ग्रुप आपने माना है जी के बराबर नहीं है, तो उसका ऑर्डर छोटा ही होना है ग्रुप से। तो कॉशी थ्योरम का अजम्पशन आपने लिया कि उन सारे जी डैश के लिए सही है, ये जो आपका एच है ये उसी कैटेगरी में जा रहा है, ये एच आपका जो है इसका ऑर्डर जी से छोटा है, तो ये जी डैश वाली कैटेगरी में जा रहा है, मतलब कि
इसके लिए कॉशी थ्योरम सही है। देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग्स टू एच सच दैट, ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा इसके पास। क्यों? क्योंकि आपने अजम्पशन ऐसी ली है। इंडक्शन में सेकंड स्टेप में आपने अज्यूम किया है कि उन सारे ग्रुप्स जी डैश के लिए थ्योरम ट्रू है जिनका ऑर्डर जी से छोटा है। और अगर जी के पास कोई सब ग्रुप है जो प्रॉपर है, मतलब कि ग्रुप से छोटा है, और उसको कोई प्राइम डिवाइड कर जाए उसके ऑर्डर को, तो चूंकि ये छोटे ऑर्डर का है तो जी डैश वाली कैटेगरी में जाएगा, तो कॉशी थ्योरम इसके लिए ट्रू हो गई। मतलब कि इसके पास ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जिसका ऑर्डर पी है। यहाँ तक बातें ठीक है। ऑल्सो चूंकि एच आपका छोटा है ग्रुप से, और सब ग्रुप कहाँ होगा, ये कोई भी सब ग्रुप आपका जो होगा कहाँ होगा, वो ग्रुप के अंदर ही तो होगा, ग्रुप के अंदर ही होगा। तो एच कंटेन्ड इन जी, ये जो ये सिंबल होता है ये कंटेन्ड इन का होता है, मैथमेटिकल नॉलेज के लिए आपके बता रहे हैं। ऑल्सो एच कंटेन्ड इन, इसका मतलब क्या है कि ए आपका जी में कंटेन्ड कर रहा है, तो ये एलिमेंट जो ए था, एच का जो एलिमेंट ए आपने अभी अभी एग्जिस्ट कराया जिसका ऑर्डर पी है, जिसका ऑर्डर आपका पी था, वो कहाँ पे होगा, ग्रुप में तो होगा ही ना। सब ग्रुप में है तो ठीक है। आपके घर के अंदर ढेर सारे कमरे बने हुए हैं और उन कमरों में आप किसी एक कमरे में बैठे हो, तो आप घर के अंदर तो हो ना। ये आपका घर है, उसमें ढेर सारे कमरे बने और आप घर कमरे के अंदर बैठे हो तो घर के अंदर हो। वही वाली कहानी है कि एच आपका जी में कंटेन्ड है और एच के पास आपका ये ए एलिमेंट था, तो ग्रुप में तो होगा ही। इसका मतलब कि ऑर्डर ऑफ ए, पी ऑर्डर का एलिमेंट ग्रुप के पास एग्जिस्ट कर गया, सब ग्रुप में एग्जिस्ट करा, और सब ग्रुप आपका ग्रुप के अंदर ही तो होता है। तो इसका मतलब ग्रुप के पास पी ऑर्डर का एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया। कब एग्जिस्ट करा? ये तब एग्जिस्ट करा जब कि आपने ये केस लिया कि वो आपका ग्रुप फाइनाइट है, उसको कोई प्राइम डिवाइड कर रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन इसके पास एक ऐसा सब ग्रुप भी एग्जिस्ट करना चाहिए जो कि प्रॉपर हो, मतलब ग्रुप से छोटा सब ग्रुप, ग्रुप के लेंथ से छोटा सब ग्रुप, मतलब एक प्रॉपर सब ग्रुप अगर इस जी के पास एग्जिस्ट करा, तो आपने देखा कि ये जी आपका कॉशी थ्योरम मानने को तैयार है। दूसरा केस हम क्या लेते हैं? दूसरा केस हम ये जरा लेते हैं कि जब लेट सपोज देयर डजंट एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट होता है और इसको लिख के अगर हम क्रॉस कर दें तो देयर डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रही चीज़ें। पहले केस में आपने माना कि जी के पास एक सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाए, एक सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाए। कैसा सब ग्रुप? जो जी के लेंथ से छोटा हो, यानी कि प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाए, तो आपका ग्रुप कॉची थ्योरम मानने को तैयार हो गया। दूसरे केस में हम कह रहे हैं कि लेट सपोज देयर डज नॉट एग्जिस्ट सब ग्रुप एच सच दैट कि एच जी के बराबर नहीं है, मतलब कि जस्ट कन्वर्स। पहले केस में आपने माना कि एक ऐसा एच एग्जिस्ट कर रहा है जिसकी लेंथ ग्रुप के लेंथ से छोटी है, प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है। अभी दूसरे केस में हम मान रहे हैं कि कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा था, जी के लेंथ से छोटा सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा था, तो आपका ग्रुप कॉची थ्योरम मानने को तैयार हो गया। लेकिन अगर नहीं कर रहा है तो क्या मानेगा या नहीं मानेगा, देखते हैं जरा। लेट सपोज देयर डज नॉट एग्जिस्ट अ सब ग्रुप, मतलब प्रॉपर सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो मानने को तैयार है कि नहीं? कोई ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट कर रहा है जो जी के लेंथ से छोटा नहीं है, ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। और उस सब ग्रुप के ऑर्डर को, उस आपके स्पेशल जो आपका सब ग्रुप इस कैटेगरी में आए, उसके ऑर्डर को कोई प्राइम पी डिवाइड कर जाए, कोई प्राइम पी डिवाइड कर जाए। अब जरा देखते हैं जी के साथ क्या होता है। इफ़ जेड इज द सेंटर ऑफ ग्रुप, सेंटर तो हर ग्रुप का होता है ना, सेंटर के रिगार्डिंग मैंने बताया है। सेंटर ऑफ ग्रुप में वो सारे एलिमेंट आते हैं, इट विल इंक्लूड ऑल दोज एलिमेंट ऑफ ग्रुप जो आपके सारे एलिमेंट्स के साथ, ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करेंगे, जहां आपका वाई फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू ग्रुप। सेंटर की डेफिनेशन आप प्रीवियस में देखेंगे, प्लेलिस्ट में जाके, नॉलेज कैप्सूल वगैरह में मैंने बताया हुआ है कहीं ना कहीं। तो दूसरा केस आपका ये था कि जब आपके पास ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट ना करे जिसकी लेंथ ग्रुप से छोटी है, और ऐसे केस में आपके उस सब ग्रुप के ऑर्डर को कोई प्राइम डिवाइड कर जाए, कोई प्राइम डिवाइड कर जाए, तो देखते हैं कि क्या ग्रुप कॉची थ्योरम मानने को तैयार है। इफ़ ऐसे केस में अगर सेंटर है ग्रुप के पास जी, सेंटर तो हमेशा होता है, तो ग्रुप के पास सेंटर जेड होगा, तो सेंटर के रिगार्डिंग आप क्लास इक्वेशन लिख सकते हो। क्लास इक्वेशन आपको मैंने प्रीवियस में बताई है। आप कॉन्जुगेट क्लास की पूरी सीरीज देखेंगे, कॉन्जुगेट जो कॉन्जुगेसी की सीरीज चल रही है पूरी, आप प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे, मिल जाएंगी आपको चीज़ें। क्लास इक्वेशन ये है, मैंने पढ़ाते समय बोला था इंपॉर्टेंस इसकी बहुत होगी, ध्यान से देखिएगा। क्लास इक्वेशन किसी फाइनाइट ग्रुप के रिगार्डिंग लिखी जा सकती है। ये बताती है कि ग्रुप का ऑर्डर आप ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हो। उस ग्रुप के पास जो सेंटर है, सेंटर हर ग्रुप के पास होता है, सेंटर में कौन से एलिमेंट होते हैं? ऐसे एलिमेंट जो ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के साथ कम्यूट करें, ये मैंने आपको बता रखा था। और सेंटर क्या होता है आप वैसे भी देख सकते हैं।
तो किसी भी ग्रुप के ऑर्डर को, फाइनाइट ग्रुप के ऑर्डर को आप ऐसे लिख सकते हो, सेंटर के ऑर्डर ले लीजिए प्लस समेशन रन्स ओवर ऑल दोज एलिमेंट। ये मैंने लिखा है ए डज नॉट बिलोंग्स टू जेड, मतलब देखिए उन सारे एलिमेंट्स पे समेशन है जो सेंटर को नहीं बिलोंग कर रहे हैं, और फिर ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए। एन ए आपका नॉर्मलाइजर ऑफ ए होता है, ये एन ए जो लिखा हुआ है ये नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट ए है, जहाँ पे ए एलिमेंट ग्रुप का होता है। नॉर्मलाइजर में कौन से एलिमेंट आते हैं, सेंटर में डिफाइन करा, नॉर्मलाइजर भी कर दे रहा हूँ, हालांकि प्रीवियस में बताया है। नॉर्मलाइजर किसी एलिमेंट का आप लिख रहे हो तो उसमें वो सारे एलिमेंट ग्रुप के आएंगे जो इस एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करें, इस एलिमेंट ए के साथ कम्यूट करें, वो नॉर्मलाइजर में आते हैं, हालांकि नॉर्मलाइजर मैंने प्रीवियस में बताया है। तो क्लास इक्वेशन आपसे कहती है कि आप ऑर्डर ऑफ जी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ जेड प्लस समेशन रन्स ओवर ऑल दोज एलिमेंट, यानी कि ये ऑर्डर ऑफ जेड करिए सेंटर का ऑर्डर प्लस ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए वन। अगर आपके सेंटर के बाहर ए वन ए टू ए थ्री एलिमेंट हैं तो ऐसे आप करके समेशन आगे प्रोसीड कर लीजिए, ए वन के लिए, ए टू के लिए, ए थ्री के लिए। ये क्लास इक्वेशन है, बहुत अच्छे से आप समझेंगे, वहाँ पे बताया हुआ है। तो हियर वी नो दैट नॉर्मलाइजर जो होता है, नॉर्मलाइजर, ये सारे रिजल्ट्स प्रूफ करे हैं प्रीवियस में, ठीक है। क्लैरिफिकेशन मस्ट है, इसलिए मैंने ये आपको चीज़ें बताई हुई हैं, ठीक, कि नॉर्मलाइजर जो होता है किसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग, वी नो दैट नॉर्मलाइजर ऑफ एलिमेंट ए इज सब ग्रुप ऑफ जी। हम जानते हैं कि नॉर्मलाइजर किसी भी एलिमेंट के आप रिगार्डिंग लिखो तो वो सब ग्रुप होता है। आपके पास ये ग्रुप जी है, इसमें एक एलिमेंट ए है, इसके करस्पॉन्डिंग आप नॉर्मलाइजर लिख लो। नॉर्मलाइजर में एलिमेंट के नॉर्मलाइजर में वो सारे एलिमेंट आते हैं जो इस स्पेशल एलिमेंट ए के साथ, जिसको आपने सेलेक्ट किया है, कम्यूट कर जाएं। और ये पक्की बात है, ये मैंने प्रूफ करा, एक रिजल्ट है कि नॉर्मलाइजर किसी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग लिखिए वो आपका सब ग्रुप होता है, ठीक, ये प्रूफ करा हुआ है। अब चूंकि ए, इफ ए डजेंट बिलोंग्स टू जेड, मतलब कोई एलिमेंट अगर आप ए ले लीजिए, कोई एलिमेंट ए ले लीजिए जिसके करस्पॉन्डिंग आपने नॉर्मलाइजर लिखा है, अगर कुछ देर के लिए आप मानिए कि वो सेंटर को बिलोंग नहीं कर रहा है, अगर ए आपका सेंटर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो एक थ्योरम मैंने आपको बताई थी, एक रिजल्ट आपको बताई, इसलिए मैंने बोला था अलजेब्रा के रिजल्ट हर किसी के लिए यूजफुल हैं। ये देखिए, एक रिजल्ट मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी एक एलिमेंट का नॉर्मलाइजर लिख रहे हैं और वो पूरा का पूरा ग्रुप के बराबर आ जाए, नॉर्मलाइजर कैसे लिखना वो आप प्रीवियस में देखेंगे, वरना बहुत पेन होने वाला आपको, ठीक है। नॉर्मलाइजर किसी एलिमेंट का आप लिख रहे हैं और वो पूरा का पूरा ग्रुप आ जाए, तो ये एलिमेंट आपने ऐसा वैसा नहीं चूज किया है, ये एलिमेंट पक्की बात है सेंटर से चूज करा है आपने, जिसका नॉर्मलाइजर ग्रुप आ जाए। और इसका कन्वर्स भी ट्रू होता है, इस रिजल्ट का कन्वर्स ये कहता है कि अगर आप सेंटर के एलिमेंट्स का नॉर्मलाइजर लिख रहे हो, ये एलिमेंट आपने सेंटर से पिक किया है, तो इसके नॉर्मलाइजर को लिखने में कोई पेन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो पूरा का पूरा ग्रुप ही आएगा। ये रिजल्ट समझ में आया, यहाँ पे इसको एक्सप्लॉइट करेंगे, ये रिजल्ट मैंने प्रूफ करा है प्रीवियस में। तो अगर आपका जो ए है वो सेंटर को बिलोंग नहीं कर रहा है तो नॉर्मलाइजर ग्रुप के बराबर तो नहीं आएगा, ये थ्योरम है, बाय थ्योरम। तो इसका मतलब कि पी बाय आवर अजम्पशन पी ऑर्डर ऑफ एन ए को डिवाइड नहीं करेगा, पी ऑर्डर ऑफ एन ए को डिवाइड नहीं करेगा। हमने अजम्पशन क्या करा था, हमने अजम्पशन ये करा था, हमने अजम्पशन क्या करा था, हमने अजम्पशन ये करा था कि प्राइम जो है वो आपके ऐसे, देखिए स्टार्टिंग में ये पी प्राइम आपके ऑर्डर ऑफ एच को डिवाइड कर रहा है, जहाँ पे एच हमने माना कि ये जी के बराबर नहीं है, एच आपका जी के बराबर नहीं है, और एन ए आपका जी के बराबर नहीं है, एन ए आपका जी के बराबर नहीं, तो वहाँ से क्या चीज़ें हो जाएंगी, वहाँ से ये हो जाएगा आपका कि पी जो है ये ऑर्डर ऑफ एन ए को डिवाइड नहीं कर रहा है। जो अजम्पशन आपने लिया था वहाँ से ये हो जाएगा पी आपका ऑर्डर ऑफ एन ए को डिवाइड नहीं कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि पी कॉशी थ्योरम के स्टेटमेंट में ये चीज़ इनबिल्ट थी कि वो प्राइम जो है आपका ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे, प्राइम ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे, और प्राइम आपका ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे, और प्राइम आपका ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ए को भी डिवाइड करेगा। देखिए ज़रा यहाँ पे एक चीज़ मिसप्रिंट है पीडीएफ में, सॉरी फॉर दिस, कि आपका जो मैंने एच लिया था वो सारे एच, देखिए वो सारे एच यहाँ पे आपने लिए थे जो जी के बराबर नहीं है, जी जो ऐसे एच नहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसे एच एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, मतलब प्रॉपर एच प्रॉपर सब ग्रुप्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, और उनको आपका प्राइम पी डिवाइड कर रहा था, और नॉर्मलाइजर ग्रुप के बराबर नहीं आया, तो पी आपका नॉर्मलाइजर के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, ठीक है। पी आपका नॉर्मलाइजर के ऑर्डर को डिवाइड करेगा, यहाँ डज नॉट डिवाइड नहीं होगा, डिवाइड होगा, पी आपका नॉर्मलाइजर के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। बट आपको पता है कि पी ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है, ये कॉशी थ्योरम के स्टेटमेंट में इनबिल्ड है। तो अगर ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड कर रहा है और नॉर्मलाइजर को डिवाइड कर रहा है, तो इनके सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा, इनके सब्ट्रैक्शन को भी डिवाइड करेगा।
इसका मतलब क्या हो गया कि P आपका ऑर्डर ऑफ G को डिवाइड कर रहा है, P आपका ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ NA को डिवाइड कर रहा है। जैसे 3 कोई प्राइम है जो आपका 3 को डिवाइड कर रहा है और 3 प्राइम 3 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों चीज़ों के डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। ये डिविजिबिलिटी के कुछ रूल्स हैं। तो ऑर्डर ऑफ G और ऑर्डर ऑफ G अपॉन NA इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा P, इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब आप कहाँ पहुँच गए, क्लास इक्वेशन इनको बताती है, इसको आप ऑर्डर ऑफ Z के इक्वल लिख सकते हो, ठीक है। इसका मतलब P आपका सेंटर के ऑर्डर को डिवाइड करने लगा, P आपका सेंटर के ऑर्डर को डिवाइड करने लगा। अब देखिए सिचुएशन क्या बन रही है। अगर P आपका सेंटर के ऑर्डर को डिवाइड करने लगा तो ये व्हिच कंट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन, वो अपने अजम्पशन को कंट्राडिक्ट कर रहा है, क्योंकि Z आपका जो होता है, सेंटर जो होता है किसी भी ग्रुप के रिगार्डिंग, वो आपका सब ग्रुप होता है और प्रॉपर सब ग्रुप होता है। सेंटर आपका प्रॉपर सब ग्रुप होता है। सेंटर एक ऐसा सब ग्रुप होता है जो ग्रुप के लेंथ से छोटा है, और आप मान के चले थे यहाँ पे ऐसा कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा, ऐसा कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट नहीं करेगा। लेकिन यहाँ P डिवाइड करा ऑर्डर ऑफ Z को, ये कंट्रडिक्ट कर रहा अपने अजम्पशन को कि P डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ H वेयर H नॉट इक्वल टू G। आपका Z जो है वो सेंटर के इक्वल आ गया, Z आपका जो है वो सेंटर के इक्वल आ गया। ये अपने अजम्पशन को जो हमने क्या माना था, हमने अजम्पशन माना था ऐसा कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट ही नहीं करेगा जो ग्रुप से छोटा हो, जो ग्रुप से छोटा हो, ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो केस क्या बचा, केस यही बचा कि आपका ग्रुप के बराबर का ही एग्जिस्ट करा दो। जब ग्रुप से छोटा नहीं एग्जिस्ट करा तो ग्रुप का बराबर ही एग्जिस्ट करा दो। और ये Z पूरी तैयारी कर चुका है आपका कि ये सब ग्रुप होगा, ये Z आपका सब ग्रुप होगा इस सिचुएशन में, और ऐसा कोई सब ग्रुप एग्जिस्ट करेगा नहीं, हम मान चुके हैं, जो ग्रुप से छोटा हो। तो Z को क्या मजबूरी है कि अब आपका ये Z जो है सेंटर ये ग्रुप के बराबर हो जाए। इस केस में Z आपका सेंटर जो है ग्रुप के बराबर हो जाए। और एक रिजल्ट आपको पता है, प्रीवियस मैंने बताया हुआ है कि जो सेंटर होता है, जो Z ऑफ G किसी भी ग्रुप का सेंटर होता है, वो अबेलियन ग्रुप होता है। कैसा ग्रुप होता है, सेंटर ऑफ G हमेशा अबेलियन सब ग्रुप होता है। तो आपका Z जो है वो G आ गया, तो अगर Z सेंटर अबेलियन है तो ग्रुप भी अबेलियन है, तो आपका ग्रुप यहाँ पे अबेलियन हो गया। अभी जरा याद करिए, कॉशी ने जो अबेलियन ग्रुप के रिगार्डिंग थ्योरम बताई थी, काशी ने सारी बातें वही बताई थी। कॉशी ने आपसे बोला था कि अगर G कोई फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है और उसके ऑर्डर को एक प्राइम नंबर डिवाइड करे, G कोई फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है, उसके ऑर्डर को प्राइम नंबर डिवाइड करे, तो वहाँ पे P ऑर्डर का एक एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। ये अबेलियन ग्रुप्स के रिगार्डिंग कॉशी ने बताया था। और यहाँ पे आपने प्रूफ कर दिया कि आपका जो G है इस सिचुएशन में, एक सेकंड केस जो है, ऐसे केस में G आपका अबेलियन होगा, G आपका अबेलियन होगा। तो कॉशी थ्योरम क्या कहती है कि कॉशी थ्योरम फॉर अबेलियन ग्रुप, यहाँ के लिए तो चीज़ें ट्रू हैं, वो गारंटी ले लिया कॉशी थ्योरम ने। अभी इंडक्शन के तीनों स्टेप्स पे क्रॉस करने के बाद हम यहाँ पहुँच गए, हेंस द थ्योरम इज अगेन ट्रू इन दिस केस। इस केस में भी थ्योरम सही है, आपका जी कॉशी थ्योरम को मान रहा है। सो वी कैन कंक्लूड दैट थ्योरम इज ट्रू इन ऑल प्रिस्क्राइब्ड केसेज। अब हम कह सकते हैं कि थ्योरम अपने सारे केसेज में ट्रू है। तो हमने कॉशी थ्योरम जनरल ग्रुप के लिए भी प्रूफ कर लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट में मिलते हैं, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। आप कॉशी थ्योरम ये जो थी जनरल ग्रुप के लिए, इसका रिजल्ट एक्सप्लॉइट करेंगे हर जगह, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रूफ के रिगार्डिंग में बात कर लूँ, प्रूफ थोड़ा लेंदी था, इंडक्शन लगा, तो आप थोड़ा सावधानी के साथ प्रूफ को देखेंगे। तब तक के लिए चीज़ों को रिवाइज करिए, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे।